गुड मॉर्निंग। आज की बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ड। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम, जो कि आपके क्लास 11th एंड 12th दोनों में हेल्प करेगा। राइट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमें क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो क्या करता है, जितने भी जो रोग होते हैं, राइट, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता हमें आती है वो इसी के थ्रू आती है। और बीमार कैसे होते हैं? सपोज हमने दूषित खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, कंटामिनेटेड फूड ले लिया, पानी पी लिया दूषित, तो वहां पे जो बैक्टीरिया उसके अंदर आएंगे, ये माइक्रो, जो भी उससे माइक्रोब्स आते हैं, सूक्ष्म जीव जो चले जाते हैं पानी के थ्रू या खाने के थ्रू, राइट, वो कुछ ना कुछ वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, बिना दवाई के भी हम क्या होते हैं, कई बार सही हो जाते हैं। वो हमारा सारा इम्यून सिस्टम वहां पे काम कर रहा होता है। समझ में आ गया कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। हिंदी में से कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, और हमारी बॉडी में जो उन पैथोजेंस के लिए या जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो हमारे पास जो एनर्जी आती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरक्षा उसे कहेंगे। अब देखिए, इम्यूनिटी क्या होगी, दो टाइप की आपकी होती है। जीआईसी सिमाली, बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ठीक है, इम्यूनिटी क्या होगी, अब दो तरह की हमारे शरीर में क्या होती है, प्रतिरक्षा बनती है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो दो तरीके से काम करती है। एक होती है इनेट इम्यून सिस्टम या इनेट, और दूसरा होते हैं एक्वायर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो इनेट इम्यून सिस्टम जो हमारे इसमें होता है शरीर में, वो होता है आपका जन्म से आपको ये स्वतः ही मिल जाता है। राइट, जैसे जन्म लेंगे ये प्रतिरक्षा अपने आप ही काम करना शुरू कर देगी। जबकि जो एक्वायर्ड होती है, इसमें क्या होगा, आपको वैक्सीन के थ्रू, आप वैक्सीन लेते हो ना, छोटे बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन लगती है, जैसे बीसीजी की लगती है, डीपीटी की लगती है, आप लोगों को भी लगी होगी, और मेजल्स की लगती है। अभी हमने रिसेंटली कौन सी वैक्सीन लगाई थी, कोविड-19 के लिए हमने एक वैक्सीन ली थी, राइट। तो ये होती है एक्वायर्ड, जिसमें हम वैक्सीन यूज करते हैं, और ये हमें मिलती है आर्टिफिशियल तरीके से। ये नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम, राइट, जो कि क्या मिलता है, जन्म से ही हमारे शरीर में अपना आप ही सिस्टम बनता रहता है, और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ऑन रहेगा। आप चाहे बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन ये इम्यूनिटी हमेशा काम करती रहती है, ऑलवेज ऑन। बर्थ से लेके डेथ, जो हमारा टाइम पीरियड है, जितना भी जीवन काल होता है, ये वाला जो इम्यून सिस्टम होता है इनेट, राइट, ये हमेशा क्या करता है, काम करता है बिना किसी सहायता के। ये अपने आप ही शरीर क्या करती है, जो कोशिकाएं होती है ये रेगुलर काम करती रहती है, रोगों से हमें रक्षा प्रदान करती रहती है। ठीक, तो आज हम सिर्फ समझेंगे इनेट इम्यूनिटी। अब देखिए, बाय बर्थ, जन्म से ही जो हमें प्रतिरक्षा जो हमारी चल रही है, इम्यूनिटी जो हमें मिल रही है, ठीक, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे फर्स्ट वाला है फिजिकल बैरियर, या इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें दो चार चीजें समझ लीजिए कि इसमें अटैक, किससे हमें प्रतिरक्षा मिल रही है, बैक्टीरिया से और माइक्रोब,
सूक्ष्म जीव जो होते हैं। तो जब भी ये हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो सबसे पहले कौन उनका सामना करेगा, बताइए? हमारी जो स्किन होगी, आईज होगी, नोज होंगे, है ना? तो ये सारी जितने भी पार्ट्स हैं ये आपके आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। मतलब सबसे पहले जो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, वो इसी के थ्रू एंटर करेगा। तो सबसे पहले कौन लड़ेगा बैक्टीरिया से? आपके ये वाले ऑर्गन्स लड़ेंगे, राइट? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। स्किन हमारी कैसे काम करती है बैक्टीरिया से लड़ने में? स्किन जो सेल्स होती है किससे बनी होती है? एपिथेलियम सेल से। ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बनी होंगी, राइट? अब जैसे ही यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अटैक करता है तो स्किन पे क्या प्रेजेंट होती है? एक तो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? स्वेट ग्लैंड। राइट? ऑयल ग्लैंड से क्या होती है? आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, ठीक? और स्वेट ग्लैंड क्या होता है? जहां से पसीना निकलता है। ये दोनों ग्लैंड हमारी स्किन पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। स्किन में जो सेल्स होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती है। और इन सेल्स की क्या विशेषता है? ये बहुत क्लोजली बहुत ज्यादा ऐसे करके अरेंज रहती है, इस तरह से। देखिए, अब देखिए, सपोज कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या आप किसी सूक्ष्म जीव के संपर्क में आ रहे हो, तो स्किन वहां पे सबसे पहले कैसे सुरक्षा देगी आपको? एक तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है, दूसरा जो ऑयल ग्लैंड से ये जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो पसीना हमारे स्किन से जो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का होगा तो कैसे बैक्टीरिया किल हो जाएगा? जैसे ही अटैक करेगा बैक्टीरिया, ठीक? तो एसिडिक नेचर से क्या होगा? जो इसमें एसिड हो गए, जो भी स्वेट ग्लैंड से जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ये ऑयल ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है, ये इसकी ये वाली लेयर को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, कट कर देगा उसे। अब जब कट करेगा, इसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म में जो भी इसका है जीव द्रव्य, जिसकी वजह से ये जीवित है, ये सारा बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बैक्टीरिया वहीं पे किल हो जाएगा, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे बैक्टीरिया। समझ में आ गया कि जो स्किन होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और जो एपिथेलियल जो सेल्स होती है वो बहुत ही टाइटली, बहुत इस तरह से अरेंज होती है, इजीली कोई भी वहां पे एंटर ना कर सके, इन्वेड ना कर सके। इन्वेड समझते हो? आक्रमण ना कर सके इजिली। तो स्किन सबसे पहले हमें इस तरह से बैक्टीरिया से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक? इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे ही, स्किन, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और वहां से जो भी वो एसिडिक नेचर का जो हमारा पसीना होता है उसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पे किल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा? हमने कोई दवाई नहीं ली, हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो अपने आप ही क्या कर रही है? बैक्टीरिया से हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, ठीक? अब देखिए दूसरा क्या होगा इसमें? नोज। जो हमारी नाक होती है कैसे बैक्टीरिया से लड़ती है बताओ? इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो हेयर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, राइट? और दूसरा क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड क्या काम करती है? म्यूकस ग्लैंड चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया, जैसे हम सांस लेंगे, सपोज हमने सांस ली और सांस के साथ ही जो वायु आ रही है उसमें सपोज कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब्स है, हमारी सांस के थ्रू हमारी नाक से चले गए, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किसके द्वारा? म्यूकस ग्लैंड के द्वारा। तो इस तरह से क्या हो गया? बैक्टीरिया से सुरक्षा मिली ना, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। सेम ऐसे ही हमारे आईज पे होता है। आईज में भी कुछ ग्लैंड्स होती है प्रेजेंट, जो क्या रिलीज करेंगी? लाइसोजाइम एंजाइम।
अब जैसे ही बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब संपर्क में आ गया, आंख से अगर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्लैंड्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, लाइसोजाइम रिलीज होगा और क्या होगा, इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और इसकी जो आउटर लेयर है इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करके इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो आंख भी हमें क्या करती है, जो हमारे आंसू होते हैं ना, ग्लैंड्स वहां पे जो होती है वो रिलीज करके बैक्टीरिया से सुरक्षा देती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ईयर। हमारे जो कान होते हैं, कान में क्या होता है, वैक्स। कान साफ करते हैं ना सब लोग, क्यों करते हैं, उस वैक्स में क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है वो भी। तो जैसे धूल के कण चले गए, कि कोई माइक्रोब्स आ गया, बैक्टीरिया आ गए, वो यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं और फिर यहीं पे वो किल हो जाएंगे, यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो बॉडी के अंदर एंटर इजिली नहीं कर पाते। तो इतना समझ में आ गया कि जब भी हम पहले बीमार पड़ते हैं या उससे पहले जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स के संपर्क में हम आते हैं, तो हम पहले, हमारी जो बॉडी में इतने पार्ट्स हैं, ये पहले सुरक्षा का एक घेरा बनाती है उनसे लड़ने के लिए। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये सब पार हो गया, तब हमारी नेक्स्ट कंडीशन, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है बॉडी में, वो अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन शुरुआती में यही सारी फर्स्ट लाइन आपकी सुरक्षा देती है। इतना समझ में आ गया सबको। अब देखिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, यहाँ पे सेल्स कुछ काम करेंगे। देखो कैसे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कब हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कब बढ़ जाता है, जब फीवर आता है, राइट, बुखार आता है ना। तो जो हमें फीवर आता है, ऐसे नहीं कि हम बीमार हो गए, इसका सीधे सीधे मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, कोई माइक्रोब्स आ गए और उस वजह से हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए रिएक्ट कर रही है, इसीलिए फीवर भी आता है। कैसे, जैसे ही फीवर, जैसे ही यहाँ पे माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा, ये सुरक्षा की जो पहली दीवार थी, हमारी ईयर थे, स्किन थी, नोज था, ईयर थे, राइट, वहां से भेद करके जब हमारे शरीर के अंदर एंटर कर लेंगे, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे WBC, व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको हिंदी में कहते हैं, WBC शॉर्ट में कहेंगे, ये यहाँ पे ये सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक, एक्टिव हो जाएगी, तो ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगी, पायरोजन। ठीक है, पायरोजन एक तरह का, ये लगा लीजिए कोई केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और पायरोजन, इसको केमिकल भी बोल सकते हैं, इसको प्रोटीन भी आप बोल सकते हैं। फिर से समझ लो यहाँ तक कि बैक्टीरिया ने सपोज हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, ये अटैक कर लिया। अब जैसे ही वो अंदर एंटर हो चुकी है सेल्स में, वहां पे हमारी जो WBC सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाएंगी और एक प्रोटीन को रिलीज करेंगी, जो है पायरोजन। पायरोजन प्रोटीन क्या काम करेगा, जैसे ही हमारे ब्लड में वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा, तो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा, राइट, कहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस पार्ट पे आपको सिग्नल मिलते हैं ना, कुछ भी हम काम करते हैं तो उसके क्या आते हैं, पहले सिग्नल आते हैं ब्रेन में, फिर हम डिसीजन लेते हैं, राइट, ऐसे ही सिग्नल चले जाएगा। हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया तो इससे क्या किया, जो थर्मो रेगुलेटरी हमारी ग्लैंड्स होती है, ताप नियंत्रक, जो हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे सर्दी है तो हम इजिली सर्वाइव कर लेते हैं, गर्मी होती है तो हम सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन कुछ एनिमल आपने देखे होंगे, वो इस तरह से ताप को नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे फिशेज आपने देखी, वो हमेशा पानी में ही रहेगी, राइट, उन जीवों को पानी जरूरी है।
क्यों जरूरी है? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है वो ताप के अकॉर्डिंग अपने आप बॉडी को एक तरह से बैलेंस कर ले, जैसे ह्यूमन करते हैं कि ज्यादा गर्मी आ गई तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, सर्दियां आ गई तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड जो हमारी होती है। अब जैसे ही यहाँ पे थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड को मैसेज जाएगा कि किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, राइट, किसके थ्रू गया? पायरोजन प्रोटीन के थ्रू। तो ये क्या कर देगा? बॉडी में टेम्परेचर को, जो ताप होगा, राइट, इसको बढ़ा देगा। तो ताप बढ़ेगा तो क्या आएगा? फीवर आना फिर धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इस कंडीशन हम कहते हैं कि बुखार आ गया। अब जैसे ही फीवर आएगा तो क्या होगा बताओ? फीवर आएगा तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया था ये यहीं पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पे प्रॉपर काम करना बंद कर देगा और रेप्लिकेशन करना बंद कर देगा। रेप्लिकेशन मतलब जैसे सेल्स आपने देखी थी, 1 से 2, 2 से 4 गुणन करती रहती है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो बैक्टीरिया जो हमारे ब्लड में आते हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, राइट। उनको पूरा भोजन भी मिल रहा है, एक उचित वातावरण मिल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जब फीवर आता है तो बैक्टीरिया यहाँ पे रेप्लिकेशन करना बंद कर देगा, वो मल्टीप्लाई करना बंद कर देगा क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? फीवर के आते ही जो बॉडी में आयरन जो कैपेसिटी होती है, आयरन जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। हमारी बॉडी में जो आयरन का लेवल होगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी फीवर के आते ही। क्यों? क्योंकि आयरन की वजह से ही बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव कर लेते हैं। अब जब आयरन ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसे हम फिर जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं? सही होना शुरू हो जाते हैं। कई बार आप बिना दवाई के भी बुखार आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो बुखार कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। बुखार आपको क्या सिग्नल दे रहा है कि आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया किसी माइक्रोब ने अटैक कर लिया। अब बॉडी उसके प्रति क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है, सुरक्षा आपको दे रही है। समझ में आ गया इतना? दोबारा से समझाऊं कि जब फीवर आता है तो क्या होता है? किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, डब्ल्यूबीसी सेल्स एक्टिव हुई, डब्ल्यूबीसी सेल्स ने क्या किया? एक प्रोटीन रिलीज किया, पायरोजन। पायरोजन प्रोटीन जैसे ही ब्लड के साथ कहाँ पहुंचेगा? हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में। वो उसको एक सिग्नल देगा कि अपना टेम्परेचर क्या करो? मेंटेन करो। जैसे ही थर्मो रेगुलेटरी पार्ट्स में ये सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू, तो ये क्या करेगा? थर्मो रेगुलेटरी जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, ये क्या करेगा? टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें है स्टमक। टेम्परेचर ऑफ बॉडी समझ में आ गया फीवर के एग्जांपल से। दूसरा देखिए, बैक्टीरिया कैसे अपने आप ही किल हो जाते, कैसे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते। जो आपका स्टमक होता है उसमें क्या होता है? आप खाना खाते हो ना, फिर वो डाइजेस्ट होता है, राइट, जिसको आप आमाशय कहते हो या गट भी से कहते हैं। तो यहाँ पे एक एसिड पाया जाता है ना स्टमक में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि सपोज हमने कोई दूषित पानी पी लिया, कंटामिनेटेड फूड हमने ले लिया, दूषित, सपोज हमने बासी खाना खा लिया या दूषित पानी पी लिया। जैसे बरसात में हम कई बार क्या करते हैं? बिना फिल्टर का पानी भी पी लेते हैं। या गांव में हम क्या करते हैं? झरने का पानी भी पी रहे हैं, नदी का पानी भी पी रहे हैं, लेकिन बिना फिल्टर के। हो सकता है उस पानी में क्या हो? बहुत हानिकारक कुछ माइक्रोब्स हो। आपको तो मालूम नहीं है, वो दिख भी नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, राइट। आपको तो पानी साफ दिखेगा, बट जैसे ही वो एंटर करेगा आपके स्टमक में, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो यहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को क्या करेगा? इस पे अटैक करके इसको भी डाइजेस्ट कर देगा। यही पे अधिकतर हमारे जो बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं
जब डाइजेशन होता है तो HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पानी तो पी लेते हैं, गाँव में तो वैसे ही पी लेते हैं बिना फिल्टर के, कई बार झरने से, नदियों से, राइट। लेकिन बीमार तो नहीं पड़ते हैं ना। अब समझ में आ गया कि हमारे कुछ सुरक्षा के स्तर होते हैं जो खुद ही काम करते हैं, आपको बिना बताए। तो इतना समझ में आ गया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसे काम करेगा। और स्टमक, जो आपका आमाशय, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक नेचर का होगा, तो जितने भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, और उनका मल्टीप्लीकेशन वहां पे किसी भी दशा में नहीं होगा, राइट। अब देखिए थर्ड कंडीशन, कुछ सेल्स हमारी बॉडी में होती है, कैसे नेचर की होंगी वो, फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षण। ये हमारा सेलुलर बैरियर है। कुछ कोशिकाएं भी क्या करती है, बैक्टीरिया और माइक्रोब से हमारी सुरक्षा करती है। कैसे, और इन सेल्स को हम कहते हैं फेगोसाइटिक, भक्षण की क्रिया, राइट। इसमें आपकी WBC सेल्स आ गई, इनको आप नोट भी कर सकते हो। न्यूट्रोफिल सेल्स आ गई, मैक्रोफेज सेल्स आ गई, मोनोसाइट्स आ गई, मास्ट सेल्स आ गई। ये सारी आपको क्या करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और रोगों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया से ये यहाँ पे अटैक करते हैं बैक्टीरिया को, राइट। फेगोसाइटिक समझ लीजिए कि जैसे बैक्टीरिया ने अटैक किया, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है और ये WBC सेल्स है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, इसको ऐसे घेर लेगी इस तरह से, और इसके अंदर जो भी एंजाइम होंगे ये रिलीज होंगे, WBC यहाँ पे काम करेगी और इस बैक्टीरिया को यहीं पे डाइजेस्ट कर लेगी, पचा लेगी या खा लेगी। भक्षण सेल्स इसको इसीलिए कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं फेगोसिटिक सेल्स, राइट। जैसे अमीबा का जो मोड ऑफ उसका जो डाइजेशन होता है, सेम ऐसे ही होता है। अमीबा भी खाना ऐसे ही खाता है, किसी भी पार्टिकल्स में वो ऐसे घेर करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है। सेम यही सारी सेल्स ऐसे ही काम करती है बैक्टीरिया के ऊपर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट लेवल क्या है इसमें। इतना समझ में आ गया कि कुछ बॉडी में सेल्स होती है जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। देखिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, जो हमें क्या मिलती है, जन्म से ही मिलती है, और क्या रहती है, हमेशा ऑन रहती है। अभी तक हमने कोई दवाई नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई वैक्सीन नहीं ली, राइट। बॉडी अपने आप ही क्या कर रही है, बैक्टीरिया से लड़ रही है और हमें सुरक्षा दे रही है। इसी का एक पार्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर। अब देखिए सेलुलर बैरियर हमने देखी है कि कुछ सेल्स होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया स्टमक से भी पार कर लेते हैं और हमारी वेसल्स में आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ना, RBC हो गई, WBC हो गई, या आर्टरीज, धमनियां जिसे आप हिंदी में कहते हो, आर्टरीज, ठीक। सपोज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन से भी बैक्टीरिया ने इन्वेड कर लिया, अंदर एंटर कर लिया, वो हमारे स्टमक से भी एंटर कर गया और कहाँ पहुंच गया, इस वेसल्स तक, ब्लड वेसल्स तक। अब यहाँ पे कौन काम करेगा, जो इन्फ्लामेटरी बैरियर होगा। कैसे, देखिए सपोज ये सेल्स, ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, वाला पोर्शन, इस तरह से सेल्स होंगी ब्लड वेसल्स की, और यहाँ पे बैक्टीरिया पहुंच गया कहाँ, हमारी रक्त वाहिकाओं में, यहाँ पे एंटर कर गया। ये कोई बैक्टीरिया है, ये पैथोजन, रोगाणु भी हम इसे कह सकते हैं, राइट। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स में इसने एंटर किया तो क्या होगा, बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी ना उसके अगेंस्ट, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा,
तो बैक्टीरिया ने क्या किया, कुछ विषैले पदार्थ रिलीज करने शुरू कर दिए, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया, टॉक्सिक एलिमेंट या टॉक्सिक पदार्थ उसने रिलीज करने शुरू कर दिए, क्योंकि बैक्टीरिया भी अटैक कर रहा है एक तरह से, राइट। अब क्या होगा इस कंडीशन में, हमारी जो सेल्स थी जो बैक्टीरिया से लड़ रही थी, मैक्रोफेज सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, उन्हीं में से एक कोशिका है मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाएं। इतना समझ में आ गया कि सपोज कोई बैक्टीरिया पहले स्तर को भी पार कर गया, दूसरे स्तर को भी पार कर गया और सीधे कहाँ पहुंच गया, हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच गया, तो बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया, कोई टॉक्सिन रिलीज किया, विषैले जो भी पदार्थ है वो रिलीज करना शुरू किया। तो अब इसके प्रति कौन क्रिया कर रहे हैं, जो हमारी कोशिकाएं थी, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होती है, इस टॉक्सिन से परेशान होना शुरू हो जाती है, इरिटेट, जैसे आपको कोई परेशान करता है ना, ये किसी चीज से आपको इरिटेशन शुरू हो जाती है, राइट। तो जैसे ही ये इरिटेट होगी, इस विषैले पदार्थ से मास्ट कोशिकाएं एक तरह से एक्टिव हो जाती है, परेशान हो जाती है, और ये भी इसके लिए क्या रिलीज करना शुरू कर देगी, प्रोस्टाग्लैंडिन या हिस्टामीन प्रोटीन, राइट। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया ने एंटर किया, बैक्टीरिया ने अपने विषैले पदार्थ ब्लड में छोड़ने शुरू किए, हमारी जो मास्ट कोशिकाएं थी वो क्या हो गई, परेशान होना शुरू हो गई। अब उन्होंने भी कुछ ना कुछ रिलीज करना शुरू किया उसके अगेंस्ट। तो क्या रिलीज किया, हिस्टामिन प्रोटीन या प्रोस्टाग्लैंडिन। आप हिस्टामिन याद रखिए, बहुत आपको जल्दी याद हो जाएगा ये, राइट। अब हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा हमारे ब्लड में, क्या काम करेगा, देखो हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये इसी पे काम करना शुरू करेगा जहां पे बैक्टीरिया ने अटैक किया। अब ये सेल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि सेल्स कैसी होती है, कॉम्पैक्ट नेचर की होती है, एक तरह से आपस में चिपकी हुई रहती है, बहुत इस तरह से अरेंज होती है, राइट। हिस्टामिन के रिलीज होते ही क्या होगा, इन सेल्स के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, हिस्टामिन के रिलीज होते ही। अब क्या होगा, इसके बीच में गैप आ गया तो क्या होगा, अब देखिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स थी, राइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो थी, वो अब यहाँ से इसको अंदर जाने का रास्ता मिल गया, क्लियर हो गया। अभी तक तो डब्ल्यूबीसी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, कॉम्पैक्ट है, अंदर एकदम से एंटर नहीं कर पाएगी। लेकिन हिस्टामिन के रिलीज होते ही सेल्स के बीच में क्या आ गया, कोशिकाओं के बीच में क्या आ गया, एक प्रॉपर स्पेस आ जाता है, और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, यहां से एंटर हो जाएगी और किसको ट्रैप करेगी, उस बैक्टीरिया को जिसने ब्लड वेसल्स पे अटैक किया था, और इसी तरह से इसको घेर लेगी और यहाँ पे क्या करेगी, इसका डाइजेशन शुरू करेगी या फैगोसिटिक, उसका भक्षण करना शुरू कर देगी, खाना शुरू कर देगी। समझ में आया सबको कैसे सेल्स काम करती है, एक बार फिर से समझाऊं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सपोज किसी बैक्टीरिया ने सारे स्तर पार करके वो हमारे ब्लड वेसल्स तक एंटर हो गई है, राइट। अब उसने क्या किया वहां पे, ये सपोज अंदर की कोशिका ब्लड वेसल्स है, बैक्टीरिया ने एंटर किया, उसने विषैले पदार्थ रिलीज करने शुरू कर दिए, उनको हम कहते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन रिलीज होते ही क्या होगा, जो हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स है वो इरिटेट हो जाएगी, एक तरह से परेशान होना शुरू हो जाती है या एक्टिव हो जाएगी, और वो भी क्या करेगी, उस टॉक्सिन के लिए हिस्टामिन प्रोटीन को रिलीज करना शुरू करेगी। अब हिस्टामिन प्रोटीन जैसे ही ब्लड में आएगा क्या करेगा, ये जो ब्लड सेल्स है इनको प्रॉपर एक स्पेस देगा, एक दूरी बनाने में मदद करेगा, और जैसे ही इसके बीच में गैप आ जाएगा वैसे ही डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या करेगी, यहाँ से एंटर कर लेगी और उस बैक्टीरिया को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर लेगी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है,
जो हमारी सेल्स है वो मैक्रोफेजेस जो सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स है, वो बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीवों से लड़ती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे हम कोई दवाई नहीं ले रहे, कोई भी हम वैक्सीन नहीं ले रहे, वो नेचुरली अपने आप काम करती है। ठीक, तो ये सारे क्या है आपके बाय बर्थ, जन्म से ही आपको गिफ्ट मिला है कि आप कैसे पैथोजन से लड़ोगे, कैसे आप माइक्रो बैक्टीरिया से लड़ोगे, राइट। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको क्या है, जन्म से मृत्यु तक ये इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट जो इम्यूनिटी है वो चलती रहती है। बैक्टीरिया अटैक करे या ना करे, वो अपना काम प्रॉपर करती रहती है। अब देखिए इसमें लास्ट इसमें क्या आएगा, साइटोकाइन बैरियर। अगर क्लास 12 के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो वो नोट करते रहे, आपके सिलेबस में है ये बेटा, क्लास 12 का चैप्टर है ये, बट ये क्लास 11 में भी काम आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होता है, एक ग्रुप होता है, प्रोटीन का ग्रुप। समझ में आ गया। और यही से आपके क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक या फिलअप जो आपके पास आते हैं वो पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अ साइटोकाइन। आते हैं ना शॉर्ट नोट्स में, आपसे पूछे जाते हैं कि साइटोकाइन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, प्रोटीन का एक ग्रुप है। और इसी ग्रुप में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है, इंटरफेरॉन। मोस्टली पूछा जाता है, या तो साइटोकाइन पूछा जाएगा या फिर इंटरफेरॉन पूछा जाएगा। इंटरफेरॉन क्या है, ये साइटोकाइन क्या है। तो साइटोकाइन तो बहुत सारी प्रोटीन का एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप में एक प्रोटीन कौन सा है, इंटरफेरॉन है। अब देखिए इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या काम करता है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करता है, ये किसी सेल्स को उसने अटैक कर लिया, सपोज हम लिम्फोसाइट सेल्स को लेते हैं, इस पे सपोज बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, राइट। इसको एक सेल्स मान लेते हैं अभी। अब ये क्या काम करेगी सेल्स, मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई बाहर से कोई भी पार्टिकल्स आएगा माइक्रोब्स के रूप में या बैक्टीरिया के रूप में, तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो एक्टिव हो जाती है, कुछ ना कुछ रिएक्शन करना शुरू कर देती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, किसी बैक्टीरिया ने किसी सेल्स पे अटैक किया, राइट। अब ये सेल क्या करेगी, इंटरफेरॉन प्रोटीन को क्या करेगी, रिलीज करना शुरू कर देगी। इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज होते ही क्या होगा बताओ, ये आसपास की जो कोशिका है इसको आप समझ लीजिए इंटरफेरॉन, साइटोकाइन तो एक ग्रुप हो गया। अब इसको तो अटैक कर दिया, बैक्टीरिया ने इस पे अटैक कर दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, साथ ही साथ इंटरफेरॉन प्रोटीन को रिलीज कर दिया। अब जैसे ही ये प्रोटीन रिलीज होगा तो आसपास की जो कोशिकाएं होंगी, इसके आसपास जो भी सेल्स होगी ये वाली, इन तक एक मैसेज चले जाता है, एक तरह से सायरन। और इस प्रोटीन की रिलीज होते ही ये सेल भी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, ये एक्टिव हो जाती है। ठीक, जैसे सपोज मुझे कोई भी इमरजेंसी कोई पता चले कि ऐसे बहुत तेज बारिश आने वाली, तो मैं क्या करूंगी, सबको अलर्ट करने के लिए क्या करूंगी, मैसेज डिस्प्ले करूंगी, या आपको मैसेज करूंगी, या आपको करते हो ना व्हाट्सएप के थ्रू, आप सारे आपके जो ग्रुप्स होंगे वहां पे आप मैसेज रखोगे कि इतने इतने बजे आपके कुछ बारिश होने वाली है, ऐसे ही करते हैं ना, सबको एक्टिव कर लेते हैं ना ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। सेम यही कंडीशन इस सेल्स में होती है। जब वो सेल क्या होती है, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाती है, तो ये सेल क्या करेगी, इंटरफेरॉन प्रोटीन को रिलीज करेगी। प्रोटीन जैसे ही हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू होगा तो आसपास की उसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो भी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, रेडी हो जाती है उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो ये अपना एक सुरक्षा का एक घेरा बनाना शुरू कर देती है ऐसे। अभी सारी सेल क्या हो गई, एक्टिव हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक सेल तो डिस्ट्रॉय हो गई, एक सेल तो इन्फेक्टेड हो गई, बट ये सारी सेल्स क्या हो गई,
सेफ हो गई, है ना, इनको सुरक्षा मिल गई क्योंकि इनको टाइम से मैसेज पहुंच गया था। तो ये काम होता है इंटरफेरॉन प्रोटीन का या साइटोकाइन का। इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। कि सेल्स पे जैसे ही बैक्टीरिया अटैक करता है तो इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज होते हैं। तो अब समझ में आ गया कि साइटोकाइन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है। ठीक, तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि साइटोकाइन क्या है, एक नेटवर्क है। किसकी सूचनाएं देगा ये, किसकी इंफॉर्मेशन देगा, पैथोजेंस की। और पैथोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, राइट। तो इस चैप्टर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो इंटरफेरॉन आपसे पूछा जा सकता है या फिर साइटोकाइन पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा आपके पास ये डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल भी आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक भक्षक कोशिका है, फैगोसिटिक नेचर की होती है और सेल बैक्टीरिया को क्या करती है, सबसे पहले यही सेल अटैक करती है, राइट। दूसरा आएगा आपके पास कि जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है वो क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा। समझ में आ गया। अभी हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी का, अभी हम एक्वायर्ड पे नहीं आए। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि दो तरह की होती है, एक जन्मजात होती है और एक उपार्जित होती है, एक्वायर्ड। जो आप जन्म लेने के बाद जिस इम्यूनिटी को हम लेते हैं, समझ में आ गया। तो इनेट में आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी, इनेट इम्यूनिटी, राइट, इंटरफेरॉन, साइटोकाइन। या आपसे फीवर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि फीवर कैसे आता है, इसी में आपसे पूछा जा सकता है पायरोजन। ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं जो आपसे एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, कितने बच्चों को समझ में आ गया, हैंड रेज करके बताइए। वेरी गुड। अब समझ में आ गया कैसे हम बीमार होते हैं, कैसे हम सुरक्षा अपने आप ही हमारी बॉडी सुरक्षा हमें दे देती है बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी डॉक्टर के। कितनी समझदार होती है, राइट। कल हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि जन्म लेने के बाद, ये तो जन्म से थी, पूरी मृत्यु तक बनी है और हमेशा क्या रहती है, ऑन रहती है। लेकिन एक्वायर्ड में हम क्या लेते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उसको टीके लगाते हैं ना, वैक्सीन। सबसे पहले किसका लगाते हैं, बीसीजी, फिर डीपीटी, फिर ऐसे पोलियो ड्रॉप। फिर आपने देखा होगा आजकल रिसेंटली कौन सा था, कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा था, मेजल्स की लगते हैं, रुबेला का लगता है ना। समझ में आ गया कि जन्म लेने के बाद जो प्रतिरक्षा हम बनाते हैं, और इनको सबको क्या कहते हैं, एक तरह से वहां पे तो सेल्स काम कर रही थी, यहाँ पे काम करता है एंटीबॉडी। ये कल हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज कैसी होती है, क्या काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो बैक्टीरिया पे अटैक करती है। और जो वैक्सीन होती है हमारी, जो वैक्सीन हम लेते हैं बच्चों को, जो छोटी एज से हम लगाते हैं एक तरह से 15 साल तक, और कोविड का तो आपको पता है अभी 60-70 हर एज तक वो टीका लगा था, राइट। तो वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक। तो आज का समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो आज आपको मैंने जितने टर्म्स ये बताया ना, ये सब पढ़ के आएगा, कल मैं आपसे सबसे पूछूंगी। कल सैटरडे है ना, तो फर्स्ट चैप्टर भी और ये वाला चैप्टर सारे बच्चों से एक एक करके पूछूंगी, राइट। तो आज सारा पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू।